हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इसराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुए 175वां दिन है, यानी सिर्फ 5 दिन बाद पूरे 6 महीने हो जाएंगे। इस दरमियान जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए, और अमेरिका ने उसमें वीटो नहीं किया। ये एक बड़ी तब्दीली है, यानी इजराइल के सपोर्ट में उसने वीटो नहीं किया। इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ नाराजगी की सी बातें होती हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से, खासतौर पर अमेरिका की सपोर्ट की वजह से ही ये जंग जारी है। दूसरी तरफ तेहरान में जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, खासतौर पर हमास और जिहाद इस्लामी, उन दोनों के लीडर्स तेहरान में हैं और उनकी मुलाकातें हो रही हैं। वो भी काफी एक तरह से इंडिकेटर है कि शायद तेहरान में कुछ आने वाली स्ट्रेटेजी पर कोई राय मशवरा हो रहा है। जंग किस तरफ जाएगी, क्या होगा, आखिर जंग बंद होगी या नहीं। बात हो रही थी कि रमजान में बंद हो जाए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो लंबे अरसे तक यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई में इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते रहे हैं, बहुत से मुल्कों में जाते रहे हैं और एक लंबा तजर्बा है इन वाकयात और इस इलाके को नजदीक से देखने का। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये आज एलेप्पो पर एक हमला हुआ और गाजा पर हमले उसी तरह से जारी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाइए, इजराइल से कहता है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भूख से बच्चे बड़े मरने के लिए मजबूर हैं। अब क्या क्या सूरत हाल है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये फलस्तीन या गाजा में जो कुछ हो रहा है, ये इस सदी का सबसे बड़ा अलमिया है। हालांकि बहुत सारी कोशिशें की गई कि जंगबंदी हो जाए ताकि जो वहां के लोगों को, खासकर औरतों और बच्चों को कोई राहत मिले, वो उसका कोई भी अभी कोई ऐसा नजर ही नहीं सूरत आ रही है। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ, जैसे आपने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन ये एक नॉन बाइंडिंग, यानी कि यू कैन नॉट फोर्स दैट रेजोल्यूशन। अगर ये इसमें ये क्लाज होता है कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, देन इजराइल के पास कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन इसकी एक जो है सिल्वर लाइनिंग ये है कि आज एक रिपोर्ट आ रहा है कि मल्टीनेशनल फोर्स बनाया जा रहा है और अमेरिका भी इसका हिस्सा बन रहा है ताकि वो एनफोर्स करे, गाजा में इंश्योर करे पीस। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये शायद इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरी तरफ जो है, इजराइल बार बार ये कहता है कि राफा पर अटैक करने के वो उस पर कोई भी नेगोशिएशन या समझौता करने वाला नहीं है। हालांकि उसके जो क्लोज अलाइज है, यूएस उसको बार बार वार्न कर रहा है, ये आपके लिए खुदकशी साबित होगी। इससे जो है आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जब इक़्तिदार का ये जो सर में चढ़ता है इसका जो खुमार, तो उसके बाद वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब अमेरिका के लिए एक तरफ उसको ये जो अपना लाडला बच्चा है उसको इसकी तरफ हमदर्दी है, दूसरी तरफ जो इसको इंटरनेशनल लेवल पर मैनिपुलेट हो रही है उसका सारा जो है खमियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि अब वो अमेरिका के भी जो भी प्रपोजल्स है इसको भी खातिर में नहीं डालता है। अगर आपने देखा, जब एब्स्टेन अमेरिका ने किया सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में, तो जो डेलीगेशन इजराइल का जाने वाला था वाशिंगटन, उसको भी मुलतवी करार दिया।
किया। हालांकि अब शायद फिर वो बेच रहे हैं। वो एक किस्म को उन्होंने रिबफ किया। यहाँ की इजराइल के मीडिया और इजराइल के लीडरों ने ये कहा कि जो 10 कंट्रीज ने वहां पर रेजोल्यूशन पेश किया उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चीजों पर किया था, सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन एड, जो पहले अमेरिका के इस रेजोल्यूशन में नहीं था। उसमें वो हमस को डिक्लेयर करना, कंडेमनेशन चाहता था, इस पर रशिया और चाइना ने ये किया। अब दूसरी बात, इससे पहले इंटरनेशनल ये जो वर्ल्ड कोर्ट ने भी उनको कहा ये बंद कीजिए। इससे भी जो सबसे जो एक खतरनाक न्यूज इमर्ज हो रही है और जिसका सबसे बड़ा दुख है कि बच्चों को मारा जा रहा है हॉस्पिटलों में। एक रिपोर्ट आई है कि 15 से 16 अल-शिफा हॉस्पिटल में बच्चों को डेलिबरेटली इजरायली सोल्जर्स ने मारा। ये आप देखिए इनह्यूमन जो अप्रोच है इसमें। ये ठीक है, अगर आप मिलिटेंट को मारोगे या उसके साथ लड़ाई में मारोगे तो वो एक चीज है, चूंकि उनका ये है, लेकिन बच्चों का क्या कसूर? कुछ बच्चे स्टारवेशन की वजह से मर गए। यहाँ तक आज एक रिपोर्ट आया है कि वहां सैकड़ों लोग वहां घास खाने पर मजबूर हो गए हैं। उनको जो है क्लीन वाटर की फैसिलिटी ही नस्फ से ज्यादा आबादी को मयसर ही नहीं है, उसके अलावा मेडिसिन भी नहीं है। इस सारे सिनेरियो में न इजराइल को कुछ मिलेगा इतना करते हुए, एक तो इसकी भी तबाही हो रही है, लेकिन जो वो तबाही बेगुनाहों की कर रहा है, बच्चों की कर रहा है, औरतों की कर रहा है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही है। हमने पहले सुना था कि चंगेज खान के जमाने में ऐसे हुआ करता था, ये इसी दौर की एक निशानी लग रही है। उस वक्त ना ह्यूमन राइट्स थे कहीं पर, इस वक्त कोई चीज ही नहीं था, उस वक्त सिर्फ बादशाह का हुक्म है। यहाँ एक तरफ सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यहाँ तरफ एक, दूसरी तरफ एक वाहिद इजराइल है जो अपनी मनमानी पर है, क्योंकि इसको पता है कि अगर वो कुछ भी करेगा उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ली जाएगी। अगर यही मामला किसी दूसरी रियासत या स्टेट के साथ होता, इसको अब तक इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पावर्स जो बड़े बड़े हैं उन्होंने तहस नहस किया होता। हमारे सामने से एक वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जब हमला हुआ, किस तरीके से अमेरिका ने सारी इतनी बॉम्बिंग की उस वक्त अफगानिस्तान की, बर्बाद करके रखा, और उसमें शायद 2 या 2,500 या 3,000 लोग मर गए। यहाँ तो 35,000 तो मर ही गए, 8-10 हजार डेब्रीज के नीचे फंसे हैं, और 1 लाख के करीब जो है इंजर्ड है। और ओवर एंड अबव दैट ना उनको पानी है, ना उनको खुराक है, ना उनको मेडिसिन है, और खुले छत के नीचे रहते हैं। यहाँ तक कि जब वो रिलीफ लेने के लिए गए उन पर भी गोलियां बरसाई गई। ये जुल्म की इंतहा है, कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिल रही है। और यही अगर रहा तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मुंह पर एक तमाचा है। और जो बातें, बड़ी बड़ी बातें ह्यूमन राइट्स की कर रहे थे, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन की बातें कर रहे थे, और बार बार ये इशू बताया जाता था कि मिलिटेंट ग्रुप ऐसा करते हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं, औरतों के साथ। यहाँ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, जो तबाही की, वो इससे कम नहीं है, उससे ज्यादा है, और कंडेमेबल है, हर एक लिहाज से ये कंडेम। लेकिन इसमें एक और चीज भी हमें देखना है, वो जो कहते हैं ना कभी कभी जिससे हमें लगता है कोई चीज बुरा है, इसमें कभी कभी भलाई की भी झलक नजर आ रही है। अभी जो है स्पेन, माल्टा, आयरलैंड और इसके अलावा कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि अब जो हमारे लिए, हम जल्द ही फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये एक
पॉजिटिव, और ये इस चीज का गौर करना सबसे ज्यादा इजराइल के लिए जरूरी था, क्योंकि उस इन द लॉन्ग रन उससे नुकसान ही हो जाएगा। ये जो वो कर रहा है क्या उससे अचीव हो जाएगा? अमेरिका इसको बार बार कहता है, जो आप चाहते हैं कि राफा में, ये कहते हैं बार बार इन्होंने कहा कि हमने अभी तक वहां पर अभी एक क्लेम भी की 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट उसको मारा, लेकिन जब लोग उनको कहते हैं कि आप एविडेंस पेश कीजिए, एविडेंस तो मिलती ही नहीं है। ये है कि कुछ डैमेज तो की होगी, इसके बारे में कोई ये नहीं कहा, और अमेरिका ने बार बार कहा उसको, ये आप इजीली ये टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। मान लीजिए शेख साहब, हम ऐसी वीडियो आ रही हैं जो वाकई इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। 2 लोगों को जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मार करके और बुलडोजर से उन्हें मलबे में धकेल दिया, उनकी डेड बॉडीज को। मैंने एक वीडियो देखी कि एक शख्स है जो कुछ रोटियां उसके हाथ में हैं और वो एक एक रोटी, छोटी छोटी रोटी लोगों को बांट रहा है, और लोग उसे लेकर के जल्दी से मुंह में रख रहे हैं और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वो रिपोर्टें हैं कि हूथी अंसारुल्लाह रेड सी में अगर रोक रहे हैं तो यूएई और सऊदी अरब और जॉर्डन सड़क के रास्ते से इजराइल को सारी सप्लाईज जारी रखे हुए हैं। आखिर इन हुकूमतों में कहीं कोई गैरत, कहीं कोई इंसानी हमदर्दी, उतनी हमदर्दी भी नहीं जितनी दिखावे के लिए अमेरिकन कर लेते हैं। आखिर इनका दिल इतना इतना पक्का, इतना इस तरह का क्यों हो गया? कुछ लोग गाजा की मिसाल करबला से दे रहे हैं कि करबला में जैसे भूखा प्यासा रख करके अहले बैत को कत्ल किया गया, उसी जैसी हालत गाजा में बनी हुई है। क्या हो गया इनको? किस तरह से इनका दिल ये कोई हमें ये तो पहले से हम कहते हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जितनी पैलेस्टाइन की सपोर्ट जो पहले हुआ करता था 73 तक, और उसके बाद 79 तक सारा खत्म ही हुआ जब वो अकॉर्ड हुआ, कैंप डेविड अकॉर्ड, उसके बाद जो कुछ भी है इसमें भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका को अप्रिशिएट करना चाहिए, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को, इवन यूरोपियन कंट्रीज के कुछ कंट्रीज को करना चाहिए। खासकर फ्रांस आजकल ओपनली ये कहता है, इनके खिलाफ कर रहा है, लेकिन इन्हें ये जो है ये अपने मगन में है, अपने इनको ये नहीं है। अगर यही चीज ये कंडीशन रखते उनको कि आप हम आपको रूट देंगे, ट्रांजिट रूट देंगे, लेकिन इसके एवज आपको उनके लिए ये खुराक देंगे, सिर्फ बातें करने से तो खुश नहीं होता है हमें। आज अब देखिए इसमें भी ये है, अब जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिका ही कर रहा है, दोनों साइड। वो है मुदी भी वही है, मुदाला भी वही है। वो उसको कहता है यहाँ तक जाओ, वहां उनको कहता है वहां तक जाओ, ये करो वो करो, और ये बस तमाशा ही है। इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि ये कुशन इनके हमेशा दूसरों के कुशन बनकर, यानी कि उनका कुशन रहा है उनको, कि कोई परवाह नहीं है, हमने आपके साथ डिफेंस एग्रीमेंट का, आप आलीशान महल में रहो तो हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आपको इसके लिए जो है वो जो मेहनताना देना होता है वो देते हैं। इन्होंने क्या कल तो एक खबर ये भी आई कि सऊदी अरब ने यमन में बॉम्बिंग की है, सादा में। सऊदी अरब, यानी वो जो जंग चल रही है जिसका अभी तक जंगबंदी का ऐलान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जंगबंदी की हालत है इस वक्त में, जबकि वो अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाजों को रोक रहा है और उनके हमले भी बर्दाश्त कर रहा है। उस वक्त में सऊदी अरब ने यमन पर भी इस खबर मैंने भी ये देखा है, लेकिन इस खबर अब इसमें एक और चीज है, यहाँ एक और न्यूज आ रही है कि अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को ये एहसास है इस सारे मामले में, खासकर गाजा या दूसरे जो है मिडिल ईस्ट के मामले में ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस है। उनको ये शायद वो कोशिश कर रहे हैं ईरानियन लीडरशिप से इनको कन्विंस करने के लिए, वो जो हमस की लीडरशिप है
कुछ वो स्केल डाउन करे अपने जो डिमांड्स, ताकि एक नेगोशिएशन के लिए एक रास्ता हमवार हो। लेकिन ये एक हाथ से ताली नहीं बड़ी। जो वो उनके जो दो जायज मुतालबात है वो कहेंगे, एक तो वो परमानेंट सीज फायर कहते हैं, इस पर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रेड, वो इनके जो दो जायज मुतालबात है इस पर कोई भी नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। बाकी जो है बाकी पर हो जाए। लेकिन ये भी एक कहता है थ्रू एमिसरीज ये कहा जाता है ईरान को कि आप इनको, चूंकि जैसे लगता था पहले कतर या टर्की या किसी हद तक इजिप्ट, उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस और असर रसूख इन लीडरों पर है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इनको ये भी पता है कि कल ही एक अटैक हुआ जिसमें एक इजरायली सोल्जर भी लेबनान पर हुआ, लेबनान के उसके साथ हुआ। आज जैसे आपने कहा है कि एलेप्पो में ये हो रहा है, हालांकि उसमें फिगर तो बहुत बड़ा है 35 या इट में गो अप ऑल्सो, लेकिन ये सारी चीजें ये करता है डेस्परेशन में। कहां से करेगा, कहां से। अच्छा शेख साहब ये जो इस वक्त हमास के और जिहाद इस्लामी के लीडर्स ईरान में नजर आ रहे हैं, वहां के मीडिया में भी जो ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा जियाद अल नखाला का, बल्कि एक और कोई और लीडर हैं हमास के, वो कह रहे हैं कि इजराइल किसी भी कोई भी मकसद अपना हासिल नहीं कर सका। तो इस वक्त जो ईरानियन लीडरशिप है, आपकी नजर में इन रेजिस्टेंस फोर्सेस को अमेरिका के इशारे पर कुछ को कूल डाउन करने के लिए कहने की बात कर रहा होगा, या जंग में मजबूती से हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ो, ये वाला मैसेज दे रहा होगा? आपको क्या लगता है? दोनों चीजें, एक चीज ये होता है कि ग्राउंड सिचुएशन के बारे में अपडेट लीडरशिप को बताया जाए, हालांकि उनके भी अपने इनपुट्स और रिपोर्ट्स होंगे, लेकिन डेफिनेटली जब वो कमांडर्स जो है जो वॉर फ्रंट में मौजूद है या उसके उनके साथ राबते में है, उनसे भी एक वो जो है उनका व्यू पॉइंट क्या है उसके बारे में वो लेना चाहते हैं इनपुट, ताकि एक असेसमेंट की जाएगी जो मौजूदा हालात कहाँ पर ठहरे हैं। दूसरी बात ये भी चाहता है कि ईरान ये भी चाहता है कि जिस तरीके से गाजा में तबाही हुई है और खासकर ह्यूमन ट्रेजेडी जो हुई, तो जंग को छोड़िए, जंग का तो चलता ही, जब जंग है तो जंग में बर्बादी है, लेकिन जो ह्यूमन ट्रेजेडी है इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, अगर उसके लिए वो एक सारे, खासकर अगर दूसरे अरब कंट्रीज के लिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ईरान के लिए ये एक बड़ा मैसेज है, और वो अगर किसी हद तक इस ट्रूस को करने में कामयाब हो जाए तो इनकी एनहांस हो जाएगी जो इनके जो है इमेज और एज ए मेजर पावर इन द रीजन, वो एनहांस हो जाएगा, एक्नॉलेज की जाएगी कि जब दूसरी कंट्रीज जो कुछ भी नहीं कर सके, यहाँ एक ऐसा पावर है जिसको एटलीस्ट 3-4 जो स्टेक होल्डर्स इस वार में उन पर असर रसूख है। लेकिन अगेन बात वही आ गई है कि इट विल nobody will go for surrender, जो कुछ भी होगा। अच्छा शेख साहब मैंने अभी पिछले हफ्ते एक गाजा के ही रहने वाले फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ हैं अल मयादीन टेलीविजन के, और वो उर्दू बोल लेते हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे थोड़ा सा इंसाइट लेने की मैंने कोशिश की। उन्होंने बताया कि दबाव कतर में इस बात पर रहा कि जो टॉप लीडरशिप है हमास की वो सरेंडर कर दे और फिलिस्तीनी वहां से चले जाएं और हम एक नई हुकूमत बनाएं। इस किस्म की डिमांड अब तक भी इजराइल की तरफ से रखी जाती रही पिछले हफ्ते तक। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद, चूंकि नुकसान तो इजराइल का भी हो ही रहा है ना, वो उसको सप्लाईज वगैरह मिल रही है इसलिए वो जिंदा है, नहीं तो अब तक शायद खत्म हो जाता। तो उस हालत में पहुंचने के बाद भी उसका दिमाग का बुखार अब भी कम नहीं हुआ है कि
कुछ लेन देन करके जंग बंद कर ली जाए? देखिए, उनका जो खासकर जो प्रेजेंट रिजीम है और प्राइम मिनिस्टर और उसके जो राइट विंग जो एलाइज है, उनका ये कोशिश यही है कि हमास लीडरशिप, हमास को एलिमिनेट किया जाए, जिसके बारे में उनके अपने क्लोज अलाइज यूएस भी बार बार कहता है इट्स नॉट। पहले बिगनिंग में उन्होंने कहा, अगर आप देखेंगे जब वॉर स्टार्ट हुई है, उन्होंने कहा कि हम वहां पर रिजिम चेंज की बात कर रहे हैं, नए लाएंगे, बट इट शुड बी वो पैलेस्टीनियन रिजीम होगी, उसका हो सकता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को उसका कंट्रोल दिया जाए। ये इनकी बेसिक पहले असेसमेंट थी। जब वार फिर बढ़ता गया और खिंचता गया, तो उसके बाद दे चेंज देयर स्ट्रेटजी। दे एडवाइज्ड इजराइल को बार बार कहा ये हमास को टोटली आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये इसका एक और चीज हमें देखना है, ये एलिमिनेट करना क्या, अगर 10,000 वहां पर या जैसे पहले कहा था 30,000 इनके मिलिटेंट्स थे, 30 के 30 अगर करेंगे, इसका मतलब है दूसरा कोई हमास का नहीं रहा। ये नहीं, ये ब्रीड होती है, नई जनरेशन होंगे, नए व्यू पॉइंट्स होंगे, एक और आता है। अब देखिए, एक टाइम अल फतह टॉप पर थी, अब तो वो इसका कोई नाम निशान नहीं। नए जहाज आया, हमास आया, दूसरे ग्रुप्स आए, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर जो मसाइल है, खासकर जो पैलेस्टाइन का मसाइल है, इफ इट रिमेन्स अनरिजॉल्व, उसमें ये फिर ग्रुप का नाम चेंज होता है। अच्छा, अब टू स्टेट सॉल्यूशन की कोई बात नहीं हो रही ना? आप पिछला वो भी हो रही है, लेकिन चूंकि जो इंटेंसिटी, जो तबाही, अब खासकर ह्यूमन ट्रेजेडी है, वो अब प्राइम इशू बन गया है, राइट? उसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। एक तो जंग बंदी और ये, लेकिन जो ये इस पर वो भी हो जाएगी, इट विल बी नेक्स्ट स्टेप फॉर देम। चूंकि इसके बगैर अगर ऐसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको बस इसी दो चीजों पर इन्होंने ये कंटेंट रहे और खत्म किया मसला, इट विल बी मोर डेंजरस, कि बार बार कितनी बार इनके यानी कि लिए आ जाएंगे लोग, ये नहीं फिर अच्छा, अगर हम अमरीकी और इजरायली नजरिए से हम सोचें, अभी जो ये बाइडन, ओबामा और क्लिंटन के खिलाफ वहां हंगामा हुआ, नारे लगे, तो उसमें जवाब ये दिया गया कि अरे साहब, आप लोग जो नारे लगा रहे हैं, इस वक्त इजराइल के वजूद को खतरा है। अच्छा, इजराइल खुद भी ये कहता है कि वजूद को खतरा है, ईरान खुल करके कहता है कि ये तो वाइप आउट होना है, इसको जाना है। तो ये जब अपने वजूद, चाहे वो कितने भी यानी इलेजिटिमेट हैं, वो गलत आए, फिलिस्तीन पर कब्जा किया, अगर उस तरफ बैठ करके देखा जाए कि साहब ये तो हमें बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, ऐसी हालत में नेतन्याहू क्या करे? देखिए, सबसे यही जो है ये कैच पॉइंट है, ये हर एक का जो है वजूद का जो है इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। नेतन्याहू ये कन्वे करना चाहता है कि जब तक हमास वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसके वजूद के लिए खतरा है, वो ये इंप्रेशन देना चाहता है। दूसरी तरफ जो है दूसरे ग्रुप से वो ये देते हैं कि अमेरिका इसको कहता है कि अगर आप जंग बंद नहीं करोगे तो ये आपके वजूद को खतरा है। तीसरा ये इनको कहता है दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू, कि आप सेटलमेंट कीजिए मसले की, तो फिर आपको जो है, फिर वरना आपका वजूद खतरे में है। हर एक की तीनों की तीन इंटरप्रिटेशंस है, लेकिन ये है कि तीनों का जो है सेंटर पॉइंट जो है इजराइल। ये जो है व्यूज कैन बी डिफरेंट, बट तीनों ये कहते हैं कि इजराइल के लिए ये खतरा है, और इजराइल को ये सोचना चाहिए, अगर कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट से भी ये कहता होगा, इसके लिए यही बेहतर है कि सीज फायर करे, नेगोशिएशंस पर बैठे और जल्द अज जल्द इस मसले का ये जो है कोई न कोई परमानेंट हल ढूंढे, वरना इसके बगैर। अच्छा, जिस तरह से ईरान जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, बार बार वो ये भी बताया गया है, जो 2 दिन में मीटिंगें हुई,
कि ईरान ने बताया कि हम क्या क्या डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रहे हैं जंग बंद कराने की। अगर ईरानियन नैरेटिव से देखा जाए या हमास के नैरेटिव से देखा जाए कि वो जंग बंदी चाहते हैं, मुकम्मल जंग बंदी चाहते हैं, उसके बाद यानी क्या वो इजराइल के इसी वजूद के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या ईरान का जो वो एक आइडियोलॉजिकल एक बात शुरू से कहता रहा है कि इसको पूरी तरह से खत्म होना है, उनके सुप्रीम लीडर का कहना है कि वो 2040 के बाद खत्म ही हो जाएगा, उस तक रहेगा ही नहीं, वगैरह वगैरह, तो वो पूरी तरह से एलिमिनेशन की बात करते हैं। अब अगर जंगबंदी हुई भी तब भी अमरीकी सपोर्ट के साथ इजराइल तो जिंदा रहेगा ना, तो ऐसी हालत में ऐसी हालत में क्या? पॉलिटिक्स में, खासकर डिप्लोमेसी में, देयर आर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स होते हैं। इस वक्त जो शॉर्ट टर्म गोल यही है कि गाजा में सीज फायर हो और वहां ह्यूमैनिटेरियन एड हो। और एक बात इससे और नजर आ रहा है कि अब बिहाइंड द डोर्स ईरान ज्यादा एक्टिव रोल कर रहा है इस मसले को सुलझने में बनिस्बत अदर अरब कंट्रीज जो पहले एक्टिव थे, चाहे दोहा में होता था, कैरो में होता था, रियाद में हो रहा था, या इवन इन टर्की में हो रहा था। क्योंकि अब अमेरिका को भी लग रहा है या वेस्टर्न कंट्रीज को भी लग रहा है एक ही कंट्री जो है जो इसको इंश्योर करने में और नेगोशिएशन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसीलिए ये दूसरी या तीसरी बार जो हमास की लीडरशिप यहाँ आई और इनके साथ कुछ प्रपोजल्स भी किए होंगे, और इसी बिना पर ईरानी लीडरशिप बार बार कहती है कि हम चाहते हैं ये प्रपोजल जो है सीज फायर का हो जाए। अब जो दूसरे प्रपोजल जो लॉन्ग टर्म पर है, क्या ये अचीवमेंट नहीं होगी अगर पैलेस्टाइन स्टेट, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट वहां पर कायम हो जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। इट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट एंड सरेंडर ऑफ इजराइल, जिस चीज को वो वजूद को मानने को तैयार है। उसके सामने एक स्टेट खड़ा हो जाती है और वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये ऐसी ही बात है ना कि एक वो स्टेप आगे जा रहा है। फिर जब पावर होता है, जब आपके पास वो पावर है आपके, और हो सकता है ये इक्वेशन जो इस वक्त इजराइल, ये जो है अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज का जो है एक ग्रुप है, हो सकता है वो नहीं रहेगा। इट मे नॉट बी सी। यानी ये जो 175 दिन जंग तकरीबन हो चुकी, इसका एक तरह से ये एक अचीवमेंट समझा जा सकता है कि एक जमाना था जब नेतन्याहू या अमेरिका टू स्टेट सॉल्यूशन के साथ ये कहने की बात करते थे कि सिक्योरिटी हमारे हाथ में होगी, यानी हम कंट्रोल करेंगे गाजा को, फिर भी डिफेंस हम कंट्रोल करेंगे। क्या अब इतनी लंबी जंग के बाद में अगर ईरान के साथ बात होकर के कोई मामला सेटल होता है तो जाहिर है वो प्रपोजल तो नहीं माना जाएगा कि इजराइल ही डिफेंस का जिम्मेदार होगा, यानी सिक्योरिटी का, यानी हमास को कत्ल भी वो करता रहेगा। तो कुछ ये आपको लगता है कि देखिए ये जो टोटल इंडिपेंडेंट स्टेट होगी, इट विल नॉट बी लाइक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जहां उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं। इट विल बी विद सेफ एंड सिक्योर्ड बॉर्डर्स, जहां पर उनको जिस तरीके से चाहे लेबनान अपनी फौज लेबनान जो एक स्टेट का जो तस्वुर है हमारे पास वो होगी। दूसरी बात ये आप याद रखिए, कई बार जब अमेरिका ने टू स्टेट फार्मूला की बात की तो पहले यूएस इजराइल ने इसको रिजेक्ट भी किया क्या, और फिर ने कहा नहीं 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 हम इसके लिए तैयार भी है। यानी कि जो चीज तकरीबन खत्म हुई थी आज से 1 साल पहले वहां, हालांकि इट्स वेरी टीडियस इशू, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो है इस जेरूसलम इशू पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि नोबडी, खासकर पैलेस्टीनियन, इस पर कोई नेगोशिएशन ही नहीं होगा, बिकॉज यूएन रेजोल्यूशन ने बार बार इस चीज को कहा है कि इट शुड बी द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट,
चाहे जो पुराने रेजोल्यूशन 267 या कुछ है, फिर बाद में भी यही कहा गया था। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब तक ट्रंप ने वहां पर एम्बेसी शिफ्ट नहीं की, तब तक अमेरिका भी कहता है इट्स अ डिस्प्यूटेड एसटी। ये चीजें हैं, तो एक मरहले से निकलने के बाद ये दूसरे मरहले की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ इजराइल को भी, अगर इफ इट इज रियलिस्टिक अबाउट सिचुएशन इन द रीजन, इट हैज टू बी प्रैग्मेटिक। ये बार बार ऐसा नहीं कर सकता है, इसको कुछ ना कुछ, वरना ये सारा रीजन जो है, अभी आप देखते थे इजराइल में भी, सीरिया में भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, जॉर्डन, ये लेबनान में हो रहे हैं, या इराक में कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ से हुतीज का हो रहा है। ये जो है, हालांकि ये लिमिटेड लेवल पर है वहां पर, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो है ना, इन्वॉल्वमेंट है, और किसी भी वक्त ही बढ़ सकती है। इट वोंट बी सेम। अभी हूथी के लीडर ने 2 दिन पहले कहा है कि ब्रिटेन, इजराइल और अमेरिका को इस नए साल में, जो उनका 10वां रेजिस्टेंस का साल है, 2015 में जो जंग शुरू की थी सऊदी अरब ने, उसके बाद वो 10वें साल में दाखिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब हमें नए साल में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाना होगा। यानी वो और दिन ब दिन मजबूती से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है उससे कहीं ना कहीं इजराइल में भी तो डर, खौफ, कोई चीज तो हो रही होगी। देखिए, एक चीज है, ये जो मिलिटेंट ग्रुप बेसिकली है, इन्होंने जब वो जो है, इसके लिए ये जंगजू होते हैं, बड़े सख्त किस्म के जंगजू होते हैं, इनको ये परवाह नहीं है। वो जैसे है, छोटा सा लिमिटेड इनके रिसोर्सेज होते हैं, बस अपना ये जो है, जैसे इन्होंने फिलहाल तो उथल पुथल तो मचाई है, हाइपरसोनिक तक भी उन्होंने मिसाइल टेस्ट कर अभी देखिए ना, आज ये अमेरिका और वो मिलिटेंट ग्रुप अब नहीं रहा, अब तो वो सरकार है, यूनाइटेड नेशन ना माने। ये हिजबुल्लाह के, मैं आपको एक चीज याद दिला रहा हूँ, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने ये बात याद दिलाई थी जंग के शुरू में कि हम तो एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर है, उन्होंने कबूल किया, लेकिन यमन तो एक हुकूमत है, वो बड़ा काम कर सकती है। तो वो अब ये अमेरिकन या यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के हिसाब से तो मिलिटेंट ग्रुप है, नहीं तो वो पूरा मुल्क चला रहे हैं साहब। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने देखा होगा जो नॉर्दर्न यमन था या साउदर्न यमन जब मर्ज हुआ, नॉर्दर्न यमन को उस वक्त सोवियत यूनियन से हेवी टैंक्स, आर्मोर्ड कार्स, मिसाइल्स, और उसके बाद जो जब मर्ज भी हुआ, उन्होंने एक मिलिट्री ताकत थी बड़ी, उनकी फौज बड़ी जबरदस्त थी। मैं शायद 88 या 89 में गया था, एक इनकी परेड हुआ करती थी 1 सितंबर के करीब, इफ आई एम राइट। तो उस मिलिट्री परेड में तकरीबन जो है 40-50 हजार जो है सिपाहियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने टैंक भी दिखाए, एंटी एयरक्राफ्ट गन। वो अब कोई हुकूमत नहीं, वो इन्हीं के हाथ में आई। शेख मंजूर साहब, आखिर में आपने जैसे बताया कि अब ज्यादा जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है वो तेहरान है, और वहां शायद अमेरिका को भी अब ईरान पर ये भरोसा होने लगा है कि वो कई स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अभी आपको अब क्या महसूस होता है, क्या जंग बंदी के हम नजदीक जा रहे हैं, या क्या 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 कुछ लगता है आपको, कंक्लूजन के तौर पर अगर कुछ बता सकें? कई बार हमने ये कहा है कि शायद हो जाएगी, और मुझे फिर भी आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इसकी कोई आखिर तो अंत तो करना ही है कहीं ना कहीं। जो ये बात आ रही है मल्टीनेशनल फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करना, जिसमें अमेरिका भी पार्टिसिपेट करने को तैयार है, वो एक किस्म की मैसेज दे रहे हैं कोई इजराइल को, बस अब अनफ इज अनफ। अब कब होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे भी लगता है अब ये जो अमल एक के बाद एक हो रहा है। आप देखिए ना, पहले यूएन में कोई रेजोल्यूशन ही पास नहीं होता, फिर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, आज वर्ल्ड कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा। आज ये जो है एक के बाद ये जो एक डेवलपमेंट है रहे हैं, अल्टीमेटली इट मे लीड टू सीज फायर। अब फिर देखना है इसकी क्या अहमियत रहेगी, किस हद तक वो इफेक्टिव रहेगा।
इसके क्या इम्पैक्ट कैसा रहेगा। लेट अस होप। हमारी भी ये है इस वक्त, चूंकि जो हालात है फ़लस्तीन में वो किसी से देखा नहीं जाता। मैंने कई बार जो कभी डालते हैं, बार बार खासकर औरतों पर इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। मैंने बहुत सारे घरों में कुछ लोगों ने मुझे कहा वो देखने ही नहीं चाहते हैं कि जब बच्चों की हालत वो देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा अलमिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।